स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्यायान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं न्यायपालिका और संसद। तो हम संसद के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब इनके बीच में केमिस्ट्री देख रहे हैं कि क्या है गड़बड़ी या क्या चीज़ है जो चीज़ें हम कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये एक दूसरे के पूरक है या फिर एक दूसरे को क्लैश कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ हम जानेंगे और तसल्ली से जानेंगे। ठीक है, तो इनके बीच की हम वो देख रहे हैं क्या है। ठीक है, क्या संबंध है इनके आपस में। तो एक और चीज, इस चैप्टर के बाद हम नई बुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नई बुक क्योंकि यहाँ से चीजें एक साथ थी, एक साथ जुड़ी हुई थी। अब यहाँ से चीजें अलग हो जाती है। 7 चैप्टर अलग से है और उसके बाद की कहानी भी अलग है। तो इसीलिए मैंने यहाँ तक पढ़ाया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक एक दूसरे से चीजें लिंक थी। ओके, अब हम कर रहे हैं संसद। तो हम एक चीज जान लेते हैं। मैं आपको थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए इस टॉपिक को समझने में। ठीक है, हमारी 3 बॉडी है जिससे हमारा देश चलता है। संसद यानी विधायिका। हर देश में विधायिका का नाम अलग अलग है। भारत में विधायिका को संसद बोलते हैं। ठीक है, अमेरिका में विधायिका को कुछ और बोलेंगे, किसी और कंट्री में कुछ और बोलेंगे। ओके, बस भारत में विधायिका को संसद बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यायपालिका, यहाँ लिख लेते हैं। और कार्यपालिका तो पता ही है। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। ओके, अब क्या बात हो रही है, इन दोनों के बीच पढ़ रहे हैं ना। दिक्कत क्या आती है संसद क्या काम करती है। जैसे आपके इस बुक में लिखा है, संसद क्या काम करती है, कानून बनाना। ठीक है, कार्यपालिका का क्या काम है, लागू करना। लागू लिख रही हूँ, कानून लागू करना। और जो भी कुछ गड़बड़ी होती है या जो भी, उसे अनुकूल रूप से ठीक करना या चलाना। ठीक है, उस तरह से हमें समझ में आ गया सबके अपने अपने क्या क्या काम है। ओके, अब जब कानून बनाने का काम इनका है और कोर में क्या है, संविधान है। इसी के अकॉर्डिंग हम कानून बनाते हैं ना। हम संविधान को बीच में रख के कानून बनाते हैं। अपनी तरफ से कुछ भी लेके नहीं आ जाते। ठीक है, हम जनता के लिए कुछ कर रहे हैं, बट हमारी गाइडलाइन क्या होंगी, हमारा संविधान होता है। हमारे आइडियाज कहाँ से हैं, हम किसको देखते हैं, हमारी चीजें क्या है, तो वो संविधान से हम चीजें लेते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, जब कानून बनाते हैं संविधान में कुछ छेड़छाड़ करते हैं, कुछ संशोधन करते हैं, कोई नई चीज पास करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि संविधान की गरिमा है या संविधान का जो कोर है या उसकी उसकी जो मर्म है उसको ठीक है, तो कभी कभी उससे छेड़छाड़ हो जाती है। ठीक है, या ठीक है, छेड़छाड़ हो जाती है तो लग रहा है कि संविधान के अकॉर्डिंग कुछ नहीं बना, कानून नहीं बना या कुछ गड़बड़ है इसमें, तो न्यायपालिका उसे क्या कर देती है, हटा देती है, निरस्त कर देती है, खारिज कर देती है। अब संसद तो ये कानून लाना चाह रही है, न्यायपालिका ये कानून नहीं लाना चाह रही, क्या होगा, क्लैश होगा, है ना। तो उसी चीजों को हम आज पढ़ रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं अच्छे बेहतरीन एग्जाम्पल्स, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आपकी बुक जो स्टार्ट होती है, ये जो टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, इसमें पहले एक चीज बताई गई है कि पहली लाइन पढ़ते हैं बस। न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है। अधिकार मतलब मौलिक अधिकार के मुद्दे पर राजनीतिक व्यवहार और बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति पर भी अंकुश लगाया है। जो राजनीति है ना, वो बहुत बारी क्या करती थी, संविधान से छेड़छाड़ करती थी, ठेंगा दिखाती थी, इस तरह का शब्द यूज करा है। उसमें भी क्या करा है, अंकुश लगाया है चीजों में, इसमें भी कंट्रोल किया है। ठीक है, समझ में आ गई चीजों में। ठीक है, अब वो कैसे लगाया है, जैसे जो पुनरावलोकन है, जो पुनरावलोकन हमने पढ़ा है ना कि दोबारा चीजों को आंकना, देखना, पुनरावलोकन से कहते हैं। तो संविधान जो न्यायपालिका है उसने अपने अंडर और क्या चीज ले ली है, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति, कि इनके बारे में भी पुनरावलोकन हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। अब देख रहे हो न्यायपालिका एकदम से कितनी पावरफुल में आ गई कि वो राष्ट्रपति के बारे में जो संविधान में लिखा है उसमें भी कुछ
कर सकती है, उसको पुनरावलोकन कर सकती है, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में पुनरावलोकन कर सकती है। तो इससे पता लगता है न्यायपालिका ने अपने आप को काफ़ी अथॉरिटी पावर में ला लिया है, लेके आई है वो। और ये अच्छी चीज़ भी है, ताकि संसद में जो नेता बैठे हैं वो थोड़ा डरे, है ना। अब किसी का डर नहीं होगा तो वो तो अपनी मन मर्जी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए अब उसकी न्यायपालिका की दबंगगिरी के हम इसमें एग्जांपल्स देखेंगे कुछ, ठीक है। तो जैसे दबंगगिरी क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि न्यायपालिका ने जब बहुत सारी चीज़ें देखी, कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, तो इसलिए वो आई कि ये तो गलत बात है, हमारा संविधान बड़ी उससे बना है, तो आप ऐसे कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए वो बैक फ्रंट से फ्रंट में आ गई है सामने, ठीक है। एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं, तो उदाहरण दिए हैं, उदाहरण जान लेते हैं। तो क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिया, ठीक है, निर्देश दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है। जो पहला मामला है आपका वो नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन, मतलब पेट्रोल पंप का ठेका मिलता है, ठीक है, वो ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाता, कुछ उसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं, मांग होती है, उनको मिलता है, ठीक है, मान लिया। बट अवैध हो गया, अवैध आवंटन मतलब जो हमने चीज़ें क्राइटेरिया बनाया था उस क्राइटेरिया को आपने नहीं फॉलो करा और आप किसी को भी दे जा रहे हो, यानी अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को आपने वो बांट दिया, इसे बोलते हैं अवैध आवंटन, ठीक है। ऐसा हुआ, न्यायपालिका को ये पता लगा, अब क्या करेगा, न्यायपालिका ने सीबीआई बिठाई कि भाई देखो भ्रष्टाचार क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो ये मामला था भ्रष्टाचार और नौकरशाही के विरुद्ध जांच करें, मतलब आईएएस जो अधिकारी उन वे भी इसमें शामिल, कार्यपालिका के जो मेंबर हैं, तो उनके विरुद्ध जांच हो। और क्या उठाई, तो न्याय सक्रियता का परिणाम है ये, है ना। न्याय ने अपनी सक्रियता दिखाई कि ये क्या गड़बड़ है, ठीक है, उसने ऑर्डर पास कर दिए, करो। तो पहला ये एग्जाम्पल था हमारे सामने कि ऐसा भी हो सकता है। क्या आपको क्या लग रहा है, मतलब एज अ जनरल, क्या ये सही चीज़ है या गलत चीज़ है? ऑफकोर्स सही चीज़ है ना। आप ऐसे ही कैसे किसी को दे सकते हो, जो इस चीज़ के लिए वैलिड है आप उसी को दो ना, अपने लोगों को कैसे दे सकते हो? ऐसे बहुत बार होता है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ चीज़ें हो जाती हैं। जैसे सपोज कि खेत है वहाँ पे, ठीक है, किसानों को, ठीक है, और हमने एक मीटिंग बिठाई और हमने बोला कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनना चाहिए। अब उस मीटिंग में जितने लोग हैं सिर्फ उन्हीं को पता है वहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा। सपोज दैट वहाँ पे 10 बंदे हैं, कुछ आईएएस और कुछ अधिकारी और कुछ जो लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं, नेतागण वो हैं, उन्हीं को पता है कि वहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा। अब वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों को कॉल करते हैं कि ठीक है भाई ज़मीनें खरीदो वहाँ से, क्योंकि उनके दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको लेगी अब, क्योंकि वहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा। अब जो किसान है उसको नहीं पता उसकी ज़मीन के दाम यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, है ना। उसकी ज़मीन मान लो, सपोज मैं छोटा सा रेट लेके चलती हूँ, 1 लाख रुपए की है। उन्होंने कहा कि हाँ आपको 3 गुना देंगे इसका, 3 लाख देंगे, हाँ मम्मी भेज दो। तो एक किसान को लगेगा यार 3 गुना भी मिलना या 5 गुना भी मिलना बहुत है, और उनको मिल रहा है 10 गुना गवर्नमेंट से, तो वो तो चांदी में है। अब इसका नुकसान किसको हो गया, किसान को हो गया, और इसका बेनिफिट किसको हो गया, जो अधिकारी लोग हैं, जो नेता लोग हैं, है ना। तो ऐसे होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत सारी जो बहुत गड़बड़ हो जाती है। आप प्रूफ नहीं कर सकते ना कि ये अधिकारी की जमीन है, क्योंकि उसने तो रिश्तेदार के नाम से लिया, प्रूफ ही नहीं होता। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल सही करी कि जांच बैठाई, कमेटी बैठाई, ठीक है, फाइन, ठीक है। और एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे एक और एग्जांपल बताया है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि सबके ये काम है बट इनमें क्लैश हो जाता है, क्योंकि एक सीमा तय है और उस सीमा के बाहर अगर हम कुछ भी करते हैं तो एक दूसरे में क्लैश होना नॉर्मल चीज़ हो जाती है। तो ऐसे ही होता है। तो इसका लास्ट जैसे बोला है, यह स्पष्ट कार्य जो ये कार्य है विभाजन के बावजूद, विभाजन करे हुए
के बावजूद संसद, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही। तो ये हो जाता है, ऐसा नहीं यहीं पर हर जगह होता है, ऐसा घर में भी ऐसा होता है कि हमने जैसे देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स के या हमारे बच्चों के कुछ काम हैं, कुछ जो हमने फिक्स करे हुए हैं, भाई तुम्हारा काम है पढ़ना और अपने थोड़े बहुत काम है वो कर लो, ठीक है। पापा का काम है ऑफ कोर्स अर्निंग करना और थोड़े बहुत घर के काम कर लो, मम्मी का काम है अर्निंग करना, थोड़े बहुत घर के काम है वो कर लो। बट फिर भी क्लैश होता है ना, सबकी हमारे घर में सबकी चीज़ें फिक्स हैं, फिर भी क्लैश होता है। ऐसा तो नहीं कि क्लैश होते किसी चीज़ में, क्योंकि कभी कभी कोई अपने काम से दूर हट गया तो दूसरे पे वो आ गया, फिर वो कहेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, मेरे पे वैसे इतना काम है ये वो, और मैं कर रहा हूँ तो तुम उसको रिगार्ड के नहीं कर रहे, जो चीज़ सही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्लैश की तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, ऐसे ही होता है, ठीक है। अथॉरिटी सबके पास है अपने अपने काम की, बट किसी ने उसे गलत कर दिया तो दूसरे को उसे करेक्ट करना है, क्योंकि उसके पास भार किसका है, जनता का, है ना। तो बस यही है, जिम्मेदारी है उस पर जनता की। तो ये बताया है आपके पैराग्राफ में। नेक्स्ट में एक और एग्जाम्पल दिया है, संपत्ति का एग्जाम्पल दिया है। संपत्ति का अधिकार हमने पढ़ा था ना, संपत्ति का अधिकार को किसमें 44वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, बट हुआ क्या था इसमें, न्यायपालिका मान नहीं रही थी कि आप मौलिक अधिकारों का छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, आप उसको कम नहीं कर सकते। मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं आप कैसे उसे कम कर सकते हो, कैसे उसे निरस्त कर सकते हो, है ना। अब संसद बोल रही थी कि हमें बहुत सारे सुधार करने हैं, हमें भूमि सुधार करना है, कैसे होगा, संपत्ति का अधिकार हटाना पड़ेगा, ठीक है। भूमि सुधार के बारे में आपके 12th में आएगा, ठीक है। तो भूमि सुधार के बारे में क्यों हमने संपत्ति का अधिकार को हटाया और भूमि सुधार हमें लाना था। भूमि सुधार इसलिए लाना था क्योंकि जमींदारी प्रथा बहुत चल रही थी उस टाइम पे, ठीक है। अंग्रेजों ने जमींदारी प्रथा चलाई थी और हमें वो चीज़ हटाने दी, किसान किसान रहना चाहिए, जमींदारी प्रथा हट जानी चाहिए। बट संपत्ति का अधिकार है तो वो इस पर एक्शन लेगा कि मेरे पास संपत्ति का अधिकार है, पैसे कैसे कर रहे हो, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो क्या करेगा संसद, क्या करे गवर्नमेंट, क्या करे, तो पहले संपत्ति के अधिकार को हटाना होगा, तब जाके वो कानून आएगा, है ना। अब कार्यपालिका से हटने नहीं दे रही, न्यायपालिका से नहीं हटने दी, कह रही नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते। तो उसका बहुत लंबे टाइम तक विवाद चला और बहुत लंबे टाइम के बाद रिजल्ट आया, है ना। तो ये है, ये विवाद रहा है। हाँ, ये मुद्दा बता रहा है, पॉइंट्स बताए हैं, जैसे लास्ट वाले पेज पे इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र जो रहे हैं वो क्या है। पहला बताया है निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, जो निजी संपत्ति है उसका दायरा क्या है, ठीक है। आप ये बताना पड़ेगा आपको संसद को, ठीक है। मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंध और समाप्त करने की शक्ति की संसद की शक्ति का दायरा क्या है। अब अपना ये बताओ, नहीं तो आप तो ऐसे दूसरे में भी गड़बड़ कर सकते हो अगर आपने इसमें करी है तो। थर्ड है संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है। फोर्थ है क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध करें। ये चीजें क्वेश्चन पूछे गए और सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ताकि हर चीज़ क्लियर हो, है ना, जनता को भी और हमारे संविधान की जो चीज़ है उसमें भी कोई छेड़छाड़ ना हो, ठीक है। ये विवाद चला 1976 से संपत्ति के अधिकार से 1973 के बीच में, ये विवाद गहरा हुआ बहुत, और चेंज आया 1979 में, ठीक है, जब ये हटा हमारे मौलिक अधिकार से, ठीक है। तो काफ़ी लंबी लड़ाई चली है ये, तो ये देख ही रहे हो आप। अब क्या आया नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका 142 पेज नंबर पे, सेकंड पैराग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप पॉल साइंस के स्टूडेंट रहोगे, MA करोगे, इसमें सब कुछ करोगे, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरे पास शब्द नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट है ये पैराग्राफ आपके लिए, ठीक है। तो क्या आया, ये मैं देती हूँ।
1973 की बात है, ठीक है। 1973 केशवानंद, ठीक है, केशवानंद भारती। ये तो आपको ना हमेशा काम आएगा ये। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहोगे बड़े होके तब भी ये काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे, ठीक है। अब ये मामला क्या है, ये जो मुकदमा आया इसमें डिस्कस नहीं किया है, ऐसा कुछ निर्णय बताया कि निर्णय क्या लिया इसमें, निर्णय क्या लिया गया जिसने एक कुछ चीजें तय कर दी, बिल्कुल क्लियर कर दी, ठीक है। वो क्या निर्णय थे वो, ठीक है। न्यायालय ने क्या निर्णय दिया उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो निर्णय ये आया कि जो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो संसद है, जो संविधान का मूल ढांचा है, ठीक है। जो निर्णय क्या है, फर्स्ट मूल ढांचा, मूल ढांचे से कभी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो हमारा मूल ढांचा उससे कभी छेड़छाड़ नहीं होगी, पहली ही चीज सामने है, ठीक है। दूसरा इसमें बताया जैसे कि संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। मतलब संविधान में कुछ भी संशोधन हो रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, बट मूल जो ढांचा है उससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती कभी भी, ठीक है। हमारे जो विचारधारा है उससे छेड़छाड़ नहीं होगी कभी भी। तो वो कह रहे हैं, न्यायालय ने 2 और काम किए, ठीक है। एक तो ये बता दिया कि मूल ढांचे से कभी छेड़छाड़ नहीं होगी, और 2 अन्य काम क्या है इस निर्णय में। संपत्ति के अधिकार का जो विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। संपत्ति हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, इसीलिए हम उसे चेंज कर सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरा क्या निर्णय ले आया, कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं, यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। मतलब ये मूल ढांचा है या नहीं, या क्या है, ये कौन तय करेगा, न्यायपालिका, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है कि संविधान का मूल ढांचा क्या है, क्या नहीं है, ठीक है। क्या होगा, क्या होना चाहिए, ये कौन तय करेगा, न्यायपालिका तय करेगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ। ये संसद तय नहीं करेगी कि मूल ढांचा क्या है संविधान का, ये न्यायपालिका तय करेगी। और ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है अपने आप में, बहुत बड़ी शक्ति है अपने आप में। संसद ने कोई कानून पास करा, कभी कभी उसके पास कोई रीजन नहीं होता बताने का कि भाई इसमें ये गड़बड़ी है, वो गड़बड़ी है। वो क्या करता संविधान, संसद जो कर रही है गलत काम या जो भी कानून कुछ भी लिखे, न्यायपालिका क्या बोलता है, ये है कानून संविधान के मूल ढांचे से मेल नहीं खाता, इसलिए इसे निरस्त कर दिया जाएगा। सिंपल, मूल ढांचे से मेल नहीं खा रहा, बहुत सिंपल है, फालतू के रीजन दोबारा बना लो, कुछ अच्छा कर लो, जो भी। तो ऐसे, तो ये हो गया। पावर देख लो कितनी आ गई है न्यायपालिका के पास, है ना। तो ये निर्णय आए सामने इस मुकदमे में, केशवानंद भारती बने होंगे, ठीक है। इसके बहुत सारे हैं, बट आपकी बुक में ही वाला है। ओके डन, ये हो गया। अब क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया, 1979 में हटा दिया गया, ठीक है। संशोधन कौन सा था, 44वां संविधान संशोधन, ये आता है, ठीक है।
ये भी याद रखना है, कौन सा संशोधन है वो भी याद रखना है, ठीक। अब और क्या मामला, और क्या चीजें बताई गई हैं वो देख लेते हैं। बस ये लास्ट चल रहा है बिल्कुल आपका, ठीक है, मतलब एंड ही है। और मुद्दे बताए हैं, जैसा कि एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्या होता है भाई, क्यों गड़बड़ी हो जाती है इन दोनों के बीच में, क्यों लड़ाई हो जाती है ना, वो बताया है। तो जैसा कि न्यायपालिका और विधायिका संसद की कार्यवाही का नियम और उसमें हस्तक्षेप करने, उसे नियंत्रित कर सकती है, जो न्यायपालिका उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद को अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। बिल्कुल सही बात है, संसद के पास है शक्ति। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है, ठीक है। संसद ही दंड देती है अगर कुछ गड़बड़ करिए तो, न्यायपालिका उसे दंड नहीं देती। बताया ना, नेता को न्यायपालिका कुछ वो नहीं कर सकती, तो संसद ही दंड देती है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार का हनन का दोषी हो, वह न्यायपालिका की शरण ले सकता है। क्वेश्चन मार्क। सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्व सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायालय से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है? ये मुद्दे अभी भी सुलझे नहीं हैं। ये बहुत सारी चीजें जो अभी भी सुलझी नहीं है, बट एक चीज क्लियर है कि नेता को न्यायपालिका दंड नहीं दे सकती, क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं है। तो संसद ही दंड दे सकती है, ये प्रावधान है, ठीक है। ओके, तो ये है, तो ये चीज बताई गई है। और क्या बताया है? इसी प्रकार संविधान की व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, है ना, नहीं हो सकती। लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों की विधानसभाओं ने न्यायपालिका के आचरण पर उंगली उठाई है। इसी प्रकार न्यायपालिका भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की है और उन्हें अनेक विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। कुछ ऐसे काम हैं जो निर्देश देता है न्यायपालिका। ये वो बात बता रहा है कि चीजें अलग अलग रखी गई हैं, फिर भी क्लैश होते हैं। हम संसद न्यायपालिका की आलोचना नहीं कर सकती, न्यायाधीशों की आलोचना नहीं कर सकती, बट वो करती है संसद में। ऐसी न्यायपालिका करती है कि ये सरकार ऐसी नहीं है, इस सरकार में अब स्वतंत्रता खत्म हो रही है, ऐसी चीजें वो करती है ना, ठीक है। इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है, कितनी बारीक लाइन है दोनों जो ये है संस्थाएं उनके बीच में। और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। और अगर सम्मान नहीं होगा तो चीजें बिखर जाएंगी, चीजें असंतुलित हो जाएंगी। तो संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है इन दोनों जो संस्थाएं हैं, इनको, न्यायपालिका को, विधायिका को, ठीक है, इनको संतुलन बिठाना बहुत जरूरी है। नहीं तो चीजें बहुत ही सम्मान नहीं रहेगा। अब किसी जो संसद है वो न्यायपालिका का विरोध कर रही है, वो उसका कर रही है, तो इससे देश में कितनी अराजकता फैल जाएगी, एकता खत्म होगी इससे, और लोगों का विश्वास समझ नहीं आएगा कि ये लोग सही हैं, ये लोग सही हैं, समझ नहीं आता ना। हम तो बहुत नीचे स्तर पर काम करते हैं, वो लोग बहुत ऊंचे स्तर पर काम करते हैं, तो जनता के लिए भी सही नहीं है। तो इसलिए संतुलन बिठाना ही चाहिए और अपने विवादों को एक अच्छे ढंग से इसको सॉल्व करना चाहिए। तो यही आपकी बुक में बताया है कि कैसे, मतलब ये क्यों बताया जा रहा है आपको, ताकि आप अवेयर सिटीजन बनो। अगर ऐसा होता है तो आप अवेयर सिटीजन की तरह बोलो कि ये क्या कर रहे हैं, क्या बचकानी हरकतें हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप इसके लिए समझ पाओ आप इस सब चीज़ों, और क्या पता इन फ्यूचर में आप, क्या पता न्यायपालिका में न्यायाधीश बनो, क्या पता आप नेता बनो, तो आपको गरिमा पता होनी चाहिए, इसलिए, है ना, इसलिए आपको अभी से तैयार कर रहे हैं आपकी बुक। ओके, तो आपकी टॉपिक खत्म होता है संसद और न्यायपालिका, इनके बीच की हमने बहस और संबंध देखे हैं कैसे हैं। तो यही है चीज़ें, बहुत सिंपल, बहुत सरल और एग्जाम्पल्स के साथ हमने अच्छे समझा। आज इतना ही। नए